Hello everyone. In this session we will be going to discuss total 14 questions of quant from XGMT examination that was cancelled this Sunday itself. ठीक है, टोटल 14 क्वेश्चंस मिले हैं मेमोरी बेस्ड. दीज आर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, तो थोड़ा बहुत एरर हो सकता है. अगर कहीं पे लैंग्वेज में कुछ डिफरेंस हो, कोई चेंज हो, तो यू कैन ऑलवेज कमेंट कि क्या फ़र्क है, क्या चेंज है. एंड इफ़ यू नो एनी एडिशनल क्वेश्चन एज वेल, तो भी कमेंट में मेंशन करना कि और क्या क्वेश्चन आए थे. ओके, टोटल 20 क्वेश्चंस थे एग्जाम में क्वांट के, और 40 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन था. आउट ऑफ दोज 20, 14 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 आर नॉट डिविजिबल बाई 2, 3 और 5? नॉट डिविजिबल बाई 2, 3 और 5. तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग दोज नंबर्स जो कि डिविजिबल नहीं है, लेट अस कैलकुलेट दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 100 में से, विल गेट द आंसर. तो नंबर्स डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2 कितने होंगे? सिंस 100 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 100 बाई 2 50 नंबर्स होंगे ऐसे. नंबर्स डिविजिबल बाई 3, दोज विल बी 100 बाई 3 का इंटीग्रल पार्ट विच विल बी इक्वल टू 33. स्मॉलेस्ट होगा 3 और लार्जेस्ट होगा 99. सिमिलरली नंबर्स डिविजिबल बाई 5, दोज विल बी 100 बाई 5 20. जब हमने ये नंबर्स कैलकुलेट किया तो यहाँ पे कई ऐसे नंबर्स हैं विच आर डिविजिबल बाई 2 एज वेल एज 3. Many will be which are divisible by 3 as well as 5, and many will be which are divisible by 2 as well as 5, and some will be there which are divisible by 2, 3 and 5, all of them. तो कईयों का रिपीट काउंटिंग हुआ है, तो जिनका रिपीट काउंटिंग हुआ है वो हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा इफेक्टिवली. तो नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2 into 3, 6, तो दैट विल बी 100 by 6 का इंटीग्रल पार्ट लेंगे. टोटल 16 नंबर्स होंगे ऐसे. स्मॉलेस्ट विल बी 6, लार्जेस्ट विल बी 96. सिमिलरली नंबर्स डिविजिबल बाई 10 will be 10 from 10 to 100. Numbers divisible by 3 into 5, 15. That will be 6. Smallest is 15, largest is 90. और इन सारी की सारी वैल्यूज को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो ऑल दीज आर एडेड, ऑल दीज आर सब्ट्रैक्टेड. बट जो नंबर्स 2, 3 और 5 तीनों से डिविजिबल हैं, उनको हमने पहले 3 बार ऐड किया, फिर 3 बार सब्ट्रैक्ट किया, तो अल्टीमेटली उनको एक बार फिर से ऐड करना पड़ेगा. नंबर्स डिविजिबल बाई 2, 3, 5, 2 into 3 into 5, 30. There will be 3 such numbers. So our total numbers will be 50 plus 33 plus 20 minus 16 plus 10 plus 6 plus 3. So this is 103 minus 32 plus 3. So 106 minus 32, that will be 74. 74 numbers are there which are either divisible by 2 or 3 or 5. बट हमें चाहिए इनके अलावा वाले नंबर, सो आंसर विल बी 100 minus 74, which is equal to 26. Option C. Okay, this is one way to look at it. Second method could be कि 1 से लेके 100 there are 25 prime numbers. From 1 to 100 there are 25 prime numbers, out of which 2, 3 and 5 are also prime numbers. These are also prime numbers. तो अगर हम इन तीनों प्राइम नंबर्स को हटा दें तो 25 minus 3, 22 प्राइम नंबर्स आर देयर विच आर डेफिनेटली नॉट ए मल्टीपल ऑफ 2, 3 और 5. 22 तो प्राइम नंबर्स ही हो गए विच आर नॉट ए मल्टीपल ऑफ 2, 3 एंड 5. सिमिलरली 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, बट दिस इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 2, 3 एंड 5. तो 22 नंबर्स हो गए प्राइम हमारे. 1 इज 1 हमारा. और क्या नंबर्स हो सकते हैं? देन देयर कुड बी नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ दीज 22 प्राइम नंबर्स, which are multiple of these 22 prime numbers. बट इनको निकालते बैठेंगे तब तो हो चुकी कहानी. Isn't it so? तो जब भी कोई नंबर हम लेंगे, और क्योंकि 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स हैं, तो 100 से छोटा कोई भी नंबर होगा, जब भी हम उसको फैक्टराइज करेंगे, 2 फैक्टर से ब्रेक करेंगे, सो एक फैक्टर होगा जो कि लेस देन 10 होगा, एक फैक्टर होगा जो कि ग्रेटर देन 10 होगा, बिकॉज 100 इज व्हाट? 10 का स्क्वायर, 10 into 10. तो जब भी हम फैक्टराइज करेंगे 100 से छोटे किसी भी नंबर को, तो एक नंबर, ये 1 फैक्टर विल बी लेस देन 10, 1 फैक्टर विल बी ग्रेटर देन 10. तो लेस देन 10 वालों को चेक कर लेते हैं. और प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं हम, तो वो जो प्राइम होगा एक प्राइम, दैट शुड बी लेस देन 10. लेस देन 10 और लेस देन 10 तो हमारे प्राइम्स हैं 2, 3, 5 एंड 7. 2, 3, 5 एंड 7. 2, 3, 5 से डिविजिबल होना ही नहीं है, यानी कि सिर्फ 7 बचता है. तो 7 के मल्टीपल चेक कर लेते हैं. कौन से ऐसे मल्टीपल होंगे? 7 into 7 होगा एक 49, 7 into 11 होगा 77, 7 into 13 होगा
which is 91. So 49, 77 and 91, these are three such numbers which are not multiple of 2, 3 और 5. तो डेफिनेटली टोटल नंबर्स हो गए हमारे 22 + 1 + 3 विच इज 26. क्या ये मेथड समझ में आता है? क्लियर है? ओके. तो 1 से लेकर 100 तक आए तो दिस मेथड इज ऑल्सो वेरी इजी. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. Three identical cones with base radius r are placed on their bases so that each is touching the other two. Radius of the circle drawn through their vertices is what? Bases are circle for a cone और हर एक का रेडियस r है. These are the vertices at the top. अगर हम टॉप से देखेंगे तो ठीक है. So these are the vertices. टॉप पे जो रहेगा, क्लियर है? और एग्जैक्टली सेंटर पे लाई करेगा सर्कल के, बेस सर्कल के. Now as such this is the equilateral triangle. This is r, this is r. All these values are r. और हमें पता लगाना है रेडियस ऑफ द सर्कल ड्रॉन थ्रू देयर वर्टिसेस, यानी कि दिस इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल. इसका जो सर्कम सर्कल है उसके रेडियस के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है. तो सेंटर ऑफ दैट सर्कम सर्कल विल बी समवेयर हियर. एंड इफ दिस इज सर्कम रेडियस कैपिटल R, तो क्लियरली दिस इज स्मॉल r और कैपिटल R इज ग्रेटर देन, बिकॉज इतना एक्स्ट्रा पोर्शन है तो कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r फॉर श्योर. ऑप्शन सी आंसर है. ऑप्शन सी आंसर है. एंड सिंस दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल तो कैपिटल R की वैल्यू होगी क्या? दैट विल बी, एक साइड है इक्विलैटरल ट्रायंगल का 2r, वन साइड इज 2r. ठीक है. सो सर्कम रेडियस विल बी इक्वल टू 2r विच इज द साइड वैल्यू डिवाइडेड बाई √3. दैट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल R. तो यहां से भी वी कैन ऑब्जर्व दैट 2/√3 इज ग्रेटर देन 1. दिस इज ग्रेटर देन 1, तो कैपिटल R इज ग्रेटर देन R. इज दैट क्लियर? ओके. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. 10 men can complete a work in 15 days. In how many days will the work be completed if after 3 days 2 additional men join the work? तो एडिशनली इनिशियली वर्क कितना है? 10 men can complete the work in 15 days. तो वर्क हमारा हो गया 10 आर द मैन. अगर हर एक की एफिशिएंसी इक्वल टू 1 है तो 10 × 15 यानी कि 150 मैन डेज में वर्क कंप्लीट हो रहा है. ओके. एंड क्वेश्चन इज सेइंग कि आफ्टर 3 days 2 एडिशनल मैन ज्वाइन द वर्क, यानी कि 3 days का वर्क कंप्लीट हो गया. 3 days का वर्क कंप्लीट हो गया. रिमेनिंग वर्क कितना बचा? वर्क रिमेनिंग विल बी 12 days का 12 × 10, 120 मैन डेज का वर्क बचा है. एंड 2 एडिशन मैन हैव जॉइंड द वर्क. तो अब नंबर ऑफ मैन कितने हो गए? 12. तो नंबर ऑफ डेज अगर मान ले कि d डेज लगेंगे तो 12d विल बी इक्वल टू 120, तो d विल बी इक्वल टू 10, यानी कि 10 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा. बचा हुआ वर्क, क्वेश्चन है हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड इफ आफ्टर 3 days 2 एडिशन मैन जॉइन द वर्क. तो टोटल डेज हो जाएंगे 10 + 3 एंड हेंस द नंबर विल बी 13. ऑप्शन डी. हालांकि इस क्वेश्चन में एक और वर्जन मिला है तो दोनों को डिस्कस कर लेते हैं. दिस विल बी द आंसर अगर क्वेश्चन का लैंग्वेज यही है. अगर जस्ट इन केस लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट है और लैंग्वेज है कि इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड इफ आफ्टर एवरी 3 days 2 एडिशनल मैन जॉइन द वर्क, यानी कि इनिशियली फॉर द फर्स्ट 3 days फ्रॉम डे 1 to 3 देयर आर 10 men, then from day 4 to day 6 there are 10 + 2 12 men, then from day 7 to day 9 there are 12 + 2 14 men and so on. Okay, so if that is the language, in that case क्या होगा कि for first 3 days there are 10 men, तो नंबर ऑफ वर्क कितना हो जाएगा? 10 × 3 30 यूनिट्स. टोटल वर्क हमारा 150 है. 150 जैसे ही रीच कर जाएगा क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, वर्क हमारा खत्म हो गया. सेकंड केस में क्या है? 12 men है, 3 days वर्क करेंगे, 12 × 3 36 यूनिट्स वर्क करेंगे. देन देयर आर 14 men, 3 days वर्क करेंगे, 14 × 3 दैट विल बी 42 यूनिट्स. कितना वर्क कंप्लीट हो गया? 30 + 36 + 42. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. 36 × 3 यानी कि 108 यूनिट्स वर्क हमारा कंप्लीट हो गया. तो नाउ रिमेनिंग वर्क इज 42 यूनिट्स. और डे 10 ऑनवर्ड्स 16 मैन होंगे. 14 + 2 16 मैन होंगे, यानी कि एक दिन में 16 मैन डेज के बराबर वर्क होगा. तो नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे? नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड, क्योंकि लेस देन 3 लगेंगे तो डेज विल बी 42/16 विच इज 21/8 विच विल बी 2.625 days. ऑलरेडी 9 days हो चुके हैं तो आंसर होगा 9 + 2.625, 11.625 days. अगर यहाँ पे
इंटीजर में ही आंसर था तो 12 डेज होगा, 12 डे पे वर्क कंप्लीट होगा, क्योंकि क्वेश्चन उस केस में होना चाहिए ऑन विच डे द वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो वर्क विल बी कंप्लीटेड ऑन द 12th डे। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन का लॉजिक समझना है हमको, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो रिपीट होना नहीं है, और वैसे भी कॉन्सेप्ट समझना है। क्लियर है? तो 12th डे पे वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा अगर ये लैंग्वेज था क्वेश्चन का तो। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर करना है, और कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो मेक श्योर टू आस्क दैट एज वेल। Next question is from height and distance. As the angle of inclination of the sun rays increases from 30 degree to 60 degree, the length of the shadow of a tower decreases by 60 meters. So we have to find the length of the tower. Okay, so this is the tower. Initially sun rays are inclined at an angle of 30 degrees. Okay, so if this is the tower, we know that this will be the shadow. If this angle is 30 degrees, 30 degrees पे sun rays आ रही हैं sun से. Okay, so this will be the shadow. Then after some time the inclination increases to 60 degrees, 60 degrees हो जाता है, so the angle is now 60 degrees, and shadow decreases by 60 meters, so this length is given, this is equal to 60 meters. Okay, so if height is equal to h, रेशियो में बात करते हैं, 30 डिग्री के सामने वाला साइड इज इक्वल टू, इफ दिस इज इक्वल टू लेट अस से 1 यूनिट, if this is 1 unit, so this complete shadow, this shadow will be √3 units. Okay, then जब 60 डिग्री हो जाता है इंक्लिनेशन एंगल, 60 डिग्री के सामने वाला साइड अगर 1 है, so this will be equal to 1 by √3, 1 upon √3. ठीक है, 30 60 90 का ट्रायंगल है, दिस इज 60, दिस इज 30, दिस इज 90 डिग्री, तो अगर 30 के सामने वाला साइड 1 यूनिट है, 60 के सामने वाला साइड √3 होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला साइड विल बी 2 यूनिट्स. इज दैट क्लियर? ओके, सो डिफरेंस कितना आया, क्योंकि डिफरेंस की वैल्यू हमें गिवन है 60 मीटर्स, टोटल है √3 यूनिट्स, और √3 माइनस 1 बाई √3, सो 60 मीटर्स इज इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन √3. एलसीएम ले लेंगे, सो दिस विल बिकम 3 माइनस 1 बाई √3, यानी कि 2 अपॉन √3 की वैल्यू है 60 मीटर्स, और हमें चाहिए 1 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि h 1 यूनिट ही तो है. ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू 60 इंटू √3 बाई 2. h विल बी इक्वल टू 60 इंटू √3 बाई 2, दैट इज 30 √3 मीटर्स. ऑप्शन बी. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. देयर आर x 50 पैसा कॉइन्स and y ₹1 coins. Had there been x ₹1 coins and y 50 paisa coins, the amount would have been 30% more. 30% more. Which of the following is a possible value of y? तो अगर x 50 पैसा के कॉइन्स हैं तो टोटल वैल्यूएशन कितना हो जाएगा? x आर 50 पैसा कॉइन्स, यानी कि 0.5x प्लस y आर ₹1 कॉइन्स, तो प्लस 1y. दिस इज द वैल्यू, टोटल वैल्यू. एंड इफ देयर आर x 1 रुपी कॉइन्स, तो टोटल वैल्यू हो जाएगा 1x plus 0.5y. And we know in the second case the amount is 30% more. तो second case में amount है 1.3 times of the first case. कोई दिक्कत, सॉल्व कर लेते हैं. तो this is 0.5x plus y, that is equal to 1.3x plus 1.3 into 0.5, that is 0.65y. तो 1.3x minus 0.5x, that will be 0.8x, और that is equal to 0.35y. तो यहाँ से हमें x अपॉन y की वैल्यू मिल गई, दैट इज इक्वल टू 0.35 अपॉन 0.80. डेसिमल से डेसिमल गया, दिस इज 7/16. x बाई y इज 7 बाई, एक सेकेंड 0.5x. हैड देयर बीन x ₹1 coins and y 0.5 पैसा coins, the amount would have been 30% more. तो उल्टा इक्वेशन लिख दिया मैंने एक्चुअल में. ठीक है, उल्टा इक्वेशन लिख दिया है, तो इफेक्टिवली x बाई वाई 16/7 आएगा. ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, x बाई वाई विल बी 16/7. दोबारा से कर देते हैं. तो पहले वाले केस में है 0.5x प्लस वाई, और सेकेंड केस में होगा हमारा 0.5y प्लस x, और गिवन है कि अगर ऐसा होगा 30% ज़्यादा हो गया, यानी कि दिस वैल्यू, सेकेंड वैल्यू इज इक्वल टू 1.3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट वैल्यू. तो 0.65x plus 1.3y, that is equal to 0.5y plus x.
So this will become 0.8y is equal to 0.35x. So y upon x will be equal to 0.35 upon 0.80, यानी कि this will be 7/16. 7/16 रेशियो हो गया y अपॉन x का. और क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ y. तो क्लियरली y इज अ मल्टीपल ऑफ 7, क्योंकि 7/16 को और तो फैक्टराइज और तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो y इज अ मल्टीपल ऑफ 7, दैट इज फॉर श्योर. तो हमको सिर्फ इतना देखना है कि कौन सा वैल्यू है हमारा जो कि मल्टीपल ऑफ 7 है, जहाँ पे कि y, तो y 28 के केस में इज अ मल्टीपल ऑफ 7. ऑप्शन डी विल बी द आंसर. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A 42-wheeler truck having 8 spare wheels is driven for 20,000 kilometers. 42-wheeler truck है, 8 spare wheels हैं, यानी कि टोटल कितने व्हील्स हैं? 50 व्हील्स हैं. 42 plus 8, 50 व्हील्स हैं टोटल. And this truck is driven for 20,000 kilometers. If each of the 50 wheels covers the same distance, then what is the distance traveled by each wheel? Distance traveled by each wheel. Okay. तो एक टाइम पे तो 42 व्हील्स ही लगे होंगे, बट सारे व्हील्स ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया. जो स्पेयर व्हील्स है उनको भी लगाया है, उनको भी अप्लाई किया है. ओके, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? अरे अगर सारे व्हील्स का डिस्टेंस हम एडअप कर दें, ठीक है, इफेक्टिवली एक टाइम पे तो 42 व्हील्स ही लगे होंगे, इजंट इट सो? और हर एक व्हील ने 20,000 डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा. अगर मान लो कि व्हील्स चेंज नहीं होते और जो 42 व्हील्स लगे थे वही 42 व्हील्स लगे रहते, तो टोटल मिला के व्हील्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होता? 42 इंटू 20,000. बट 42 व्हील्स नहीं है, टोटल 50 है और सबने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो डिवाइड बाय 50 कर दो. डिवाइड बाय 50 कर दो. 0 से गया 0, 5 से दिस 400, तो 42 इंटू 400, 16,800 किलोमीटर्स डिस्टेंस हर एक व्हील ने ट्रेवल किया होगा. ऑप्शन सी विल बी द आंसर. क्या ये बात समझ में आती है? ओके, ठीक है. इफेक्टिवली क्या हुआ कि टोटल डिस्टेंस था 20,000, एक टाइम पे लगे हुए व्हील होंगे 42, टोटल व्हील्स है 50, सबने क्या डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल, तो 20,000 इंटू 42/50 हमने कर दिया है और हमारा आंसर आ गया है. इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इफ अ मैन साइकिल्स एट 10 km/h, देन ही अराइव्स एट अ सर्टेन प्लेस एट 1 PM. इफ ही साइकिल्स एट 15 km/h, ही विल अराइव एट द सेम प्लेस एट 11 AM. So at what speed must he cycle to get there at noon? तो मैन साइकिल करता है जब 10 की स्पीड से तो 1 PM पे पहुंचता है. जब अपनी स्पीड बढ़ा के 15 कर देता है तो ही रीचेज एट द सेम प्लेस एट 11 AM. वी नो कि दोनों केसेस में क्या है? डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस तो सेम है भाई. और अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे. हमें टाइम तो पता है, स्पीड तो पता है, स्पीड पता है. स्पीड कितना है? पहले केस में 10 है, सेकंड केस में 15 है, यानी स्पीड का रेशियो है 2:3 का. तो टाइम का रेशियो हो जाएगा ठीक इसका ऑपोजिट, यानी कि 3:2 का. और हमें पता है पहले केस में 1 PM में पहुंच रहा है, दूसरे केस में पहुंच रहा है 11 AM पे. तो डिफरेंस कितना है? 2 आवर्स का डिफरेंस है. तो जो डिफरेंस है टाइम में 1 यूनिट का, दैट 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 आवर्स. जो डिफरेंस है 1 यूनिट का गैप है, दैट इज इक्वल टू 2 आवर्स. और अगर 1 यूनिट 2 आवर्स है, यानी कि 2 यूनिट विल बी 2 × 2 4 आवर्स. यहाँ से डिस्टेंस निकला है कि डिस्टेंस कितना होगा? स्पीड है 15 की, टाइम लग रहा है 4 आवर्स का, तो 15 × 4 60 किलोमीटर. तो डिस्टेंस हमारी होगी 60 किलोमीटर. ओके, और अब हमें क्या चाहिए कि 4 आवर्स का टाइम कब लग रहा था? 4 आवर्स का टाइम तब लग रहा था जबकि वो 11 AM पे पहुंच रहा है. हमें पहुंचाना है उसको ठीक दोपहर में, नून पे पहुंचाना है 12 AM पे, यानी कि 5 आवर्स के बाद में पहुंचाना है. तो स्पीड विल बी, टोटल डिस्टेंस है 60, पहुंचाना है 5 आवर्स में, 60/5 यानी कि 12 km/h. ऑप्शन बी. इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है. ये तो हो गया इसको करने का प्रॉपर तरीका. अब यहाँ पे एक और बात समझते हैं जो कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में जब हमने डिस्कस किया तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी समझा है बार बार कि जब भी हमारा यहाँ पे, अगर ध्यान दो, एक केस में टाइम लग रहा है हमारा 11 AM पे पहुँच रहे हैं, एक केस में पहुँच रहा है 1 PM पे, और जो क्वेश्चन पूछ रहा है दैट इज एट 12 PM, यानी कि ठीक मिडिल में, ठीक मिडिल में. तो एक्चुअल में जो टाइम लग रहा है वो टाइम हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, इजंट इट सो? टाइम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, किसी भी टाइम पे स्टार्ट करें अल्टीमेटली, क्योंकि डिफरेंस सेम है ना. 11 से 12 तक जो डिफरेंस है वही 12 से 1 तक का डिफरेंस है, यानी कि टाइम AP में है. और अगर टाइम हमारे AP में है, टाइम की वैल्यूज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो और सेम डिस्टेंस है, तो स्पीड की वैल्यूज हमारी HP में होंगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगी. अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो हमें 12 PM के लिए टाइम निकालना है, सॉरी स्पीड निकालनी है, यानी कि हार्मोनिक मीन निकालना होगा दोनों स्पीड की वैल्यूज का.
तो आंसर हमारा हो जाएगा 2ab अपॉन a प्लस बी, दैट विल बी 2 इंटू 10 इंटू 15 डिवाइड बाई 10 प्लस 15, यानी कि 12 आ जाएगा आंसर। इज दैट क्लियर? तो फिर इतना तामझाम नहीं करना पड़ेगा, सीधे सीधे आंसर आएगा। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है। और टाइम स्पीड डिस्टेंस में अगर किसी ने नहीं देखा है प्रॉपर्ली टॉपिक, तो अभी भी मैंने कुछ दिन पहले CUET के लिए लिया है, अदरवाइज स्नैप के एग्जाम के लिए भी कंडक्ट किया। स्नैप का जो प्लेलिस्ट है वो मैं साथ में लिंक कर दूंगा XGMT के लिए, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल, क्योंकि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो सिमिलर है स्नैप से, तो स्नैप का प्लेलिस्ट विल बी वेरी हेल्पफुल। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। यू कैन ज्वाइन विद मी, ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप दैट इज CATZAT MBA, और यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मी at ADITYAKT. So next question, question number 8. 85 children went to an amusement park where they could ride on roller coaster, giant wheel and toy train. There are क्या बोला जाए, ये अम्यूजमेंट के राइड्स हैं, 3 राइड्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ राइड्स हैं, रोलर कोस्टर का, जाइंट व्हील का और टॉय ट्रेन का। 20 of them took all the 3 rides and 55 of them took at least 2 of the 3 rides. 55 ने कम से कम 2 राइड्स ली हैं, मतलब कि 2 ली हैं या फिर 3 ली हैं, और 20 हैव टेकन ऑल द 3 राइड्स, विच इम्प्लाइज कि सारी की सारी 3 राइड्स लेने वाले कितने होंगे? 3 राइड्स वाले 20 हैं, और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 राइड्स वाले कितने हैं? 55 है, विच इम्प्लाइज कि एग्जैक्टली 2 राइड्स वाले कितने होंगे? एग्जैक्टली 2 राइड्स वाले होंगे 35। इज दैट क्लियर? जिन्होंने 3 राइड्स ली हैं ऐसे 20 लोग हैं, यानी कि इन 20 लोगों ने अकेले ही 60 राइड्स ले ली होंगी, और जिन्होंने 2 राइड्स ली हैं ऐसे 35 लोग हैं, तो इन्होंने मिलकर 70 राइड्स लिए होंगे। 35 इंटू 2 70 राइड्स ली होंगी। क्या यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है। और फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है ईच राइड कॉस्ट ₹10 एंड टोटल रिसीट ऑफ द अम्यूजमेंट पार्क फ्रॉम चिल्ड्रन वॉज ₹1450। तो टोटल राइड्स कितनी हुई हैं? टोटल राइड्स कितनी हुई हैं? 1450 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 145। और 2 राइड्स लेने वाले और 3 राइड्स लेने वालों ने कितनी राइड्स ले ली हैं? 60 + 70 यानी कि 130 राइड्स। 130 राइड्स तो इन्होंने ले ली हैं, तो बची कितनी राइड्स? 145 - 130 यानी कि 15 राइड्स बची हैं, एंड दोज 15 राइड्स वर टेकन बाई दोज हु हैव टेकन ओनली 1 राइड, क्योंकि 2 और 3 वाले तो काउंट हो गए, तो ओनली 1 वाले 15 हैं। 20 हो गए जिन्होंने 3 राइड्स ली हैं, 35 हो गए जिन्होंने कि 2 राइड्स ली हैं, 15 हो गए जिन्होंने कि 1 राइड ली है। टोटल कितने हो? 20 + 35 + 15 दैट इज 70, यानी 15 ऐसे भी हैं जिन्होंने कि कोई भी राइड नहीं ली है। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रन ट्राई एग्जैक्टली 1 राइड, दैट विल बी आंसर 15। बट अगर पूछता कि जिन्होंने कोई भी राइड नहीं ली है वो भी 15 ही होता, क्योंकि बचा हुआ भी 15 ही है। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Question number 9. A cube is taken and painted on all its surfaces and then it was cut parallel to its base into two equal cuboids. Find the percentage of area that remains unpainted. Cube लिया पहले हमने और उसको पेंट कर दिया पूरा का पूरा। क्यूब में सर्फेसेस कितनी होती हैं? There are 6 surfaces. ठीक है, 6 सर्फेसेस होती हैं, और अगर क्यूब का एक साइड लेंथ a है तो टोटल सर्फेस एरिया कितना आ जाएगा? 6a²। Now it is cut parallel to its base into 2 equal cuboids. तो जब हम इसको parallel to its base कट करेंगे तो 2 नई सर्फेसेस क्रिएट होंगी। जब भी हम किसी चीज़ को कट करेंगे तो हमेशा 2 नई सर्फेसेस क्रिएट होती हैं, ये हमेशा याद रखना है। जब भी कट करोगे तो हमेशा 2 सर्फेसेस क्रिएट करोगे। ठीक है, अभी जो 2 सर्फेसेस क्रिएट हुई हैं ये क्या है? ये बेस एरिया के बराबर होंगी, और दोनों का एरिया कितना होगा? a²। भाई एक ऊपर के क्यूबॉइड में सर्फेस क्रिएट होगा, ठीक है, और एक अब डायग्राम तो समझ गए होगे। ठीक है, तो ऐसे ही एक नीचे भी क्रिएट होगा। ये जो नई सर्फेसेस क्रिएट हुई हैं दोनों का एरिया कितना है? a²। तो नया एरिया क्रिएट हुआ है 2a², और ये पेंटेड नहीं है। ठीक है, ये पेंटेड नहीं है, बाकी तो पेंटेड था, ये पेंटेड नहीं है जो नया एरिया क्रिएट हुआ है। अब टोटल सर्फेस एरिया कितना है? टोटल सर्फेस एरिया न्यू इज इक्वल टू 6a² + 2a², यानी कि टोटल हो गया है 8a², और जिसमें से कि 2a² है अनपेंटेड, जो नया क्रिएट हुआ है। जो पहले से था वो तो पेंटेड है। 2a² इज अनपेंटेड। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ एरिया दैट रिमेन्स अनपेंटेड। 2a² 8a² का कितना परसेंट है? 2a² अपॉन 8a², 1/4 है, यानी कि 25% है। तो आंसर विल बी 25%, ऑप्शन सी। क्लियर? अच्छा, ये जो ऑप्शंस हैं ये
क्रिएटेड हैं, ये एग्जाम के ऑप्शंस नहीं, एग्जाम में डिफरेंट ऑप्शंस रहे होंगे, आई एम श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ABC forms an equilateral triangle in which B is 2 किलोमीटर फ्रॉम A। इस क्वेश्चन में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम प्रॉपर्ली बना पाओगे तभी सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज फंस जाओगे, डायरेक्शंस में उलझ जाओगे और दिशा भटक जाओगे। So equilateral triangle ABC in which B is 2 किलोमीटर फ्रॉम A, a person starts walking from B in a direction parallel to AC and stops when he reaches a point D directly east of C। डायरेक्शंस है, ठीक है। सबसे पहले तो अपना डायरेक्शन का हिसाब किताब बना लेते हैं। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, this is east and west. Okay, now it is given that a person starts walking from B in a direction parallel to AC and stops when he reaches a point D directly east of C। ठीक है, तो C के ईस्ट में एक पॉइंट है D। ओके, तो इफ लेट अस से दिस इज पॉइंट C, तो ईस्ट में एक पॉइंट है D and C is part of equilateral triangle। okay, and if this is CA, बी से सी ए के पैरेलल ही तो जा रहे हैं, तो ये कहानी बनेगी। ठीक है, दिस विल बी द डायग्राम, दिस इज बी। ओके, एंड ही देन स्टॉप्स व्हेन ही रीचेज अ पॉइंट डी डायरेक्टली ईस्ट ऑफ सी। फिर क्या करता है, डी तक तो गया पहले, इसके बाद में ही रिवर्सेस द डायरेक्शन एंड वॉक्स टिल ही रीचेज अ पॉइंट ई डायरेक्टली साउथ ऑफ सी। ओके, तो पहले तो डी तक गया, फिर इसके बाद में सी के साउथ में एक पॉइंट तक पहुंचा। कब पहुंचा, जब उसने अपनी डायरेक्शन को रिवर्स किया, यानी कि पहले डी तक गया और फिर डी से उसने अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लिया। तो अब फिर से लौट के आ रहा है वाया बी, ये पहुंचेगा। ठीक है, तो ये मतलब साथ में ही समझना है, जिसको अलग से समझाने के लिए बनाया है। ओके, सो नाउ दिस इज पॉइंट ई, दिस इज पॉइंट ई, और क्योंकि ई साउथ में है तो दिस विल बी राइट एंगल ट्रायंगल, दिस विल बी राइट एंगल ट्रायंगल, इजंट इट सो। क्वेश्चन पूछ रहा है डी की डायरेक्शन क्या है, डी की डायरेक्शन क्या है। एक चीज तो हमें पता है कि ए से जब डी को मिलाओगे, ए डी इज इन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट होगा, यानी कि थोड़ा ईस्ट में जाओगे थोड़ा नॉर्थ में जाओगे, तो ये तो क्लियर है कि ऑप्शन सी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन सी में साउथ और ईस्ट में जा रहे हैं, ऑप्शन डी में नॉर्थ और वेस्ट में जा रहे हैं, तो सी या डी तो आंसर नहीं होगा। ए और बी में से कोई एक आंसर होने वाला है। क्या यहां तक बात समझ में आती है, ए और बी में से कोई एक आंसर होने वाला है, इजंट इट सो, क्लियर है। ठीक है, सेकेंडली वी नो दैट B इज 2 किलोमीटर फ्रॉम ए, तो ए बी इज इक्वल टू 2, ये सारी की सारी वैल्यूज हमारी, एक सेकेंड, ये सारी वैल्यूज हमारी 2 है, दिस इज ऑल्सो 2, तो ए बी पूरा 2 है, बट ये तो बीच में बाइसेक्ट करेगा ना, सो दिस विल बी 1, लेट अस से दिस इज P, दिस इज 1, दिस विल ऑल्सो बी 1। ओके, और सिमिलरली अगर हम यहाँ पे B से मिला दें, इफ लेट अस से दिस इज Q एंड दिस इज R, तो बी क्यू में सी क्यू भी 1 होगा, क्यू डी भी 1 होगा, और ऐसे ही बी आर भी 1 ही होगा। इज दैट क्लियर, तो ये सारे 1 आ गए, और क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सी पी परपेंडिकुलर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, साइड 2 है एक 1 है, तो दिस विल बी √3, तो दिस विल ऑल्सो बी √3, डी आर विल ऑल्सो बी √3, सी पी और डी आर बराबर होंगे, इजंट इट सो। तो √3 हो गया, √3 हमको कहाँ जाना है, √3 हमें जाना है नॉर्थ के डायरेक्शन में, और ईस्टवर्ड्स जाना है 3 किलोमीटर्स, तो 3 किलोमीटर ईस्ट एंड √3 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ए, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। इस क्वेश्चन में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम ढंग से नहीं बनाया इसका, टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, आड़ा तिरछा बना दिया। ठीक है, बी को कहीं और कर दिया, सी को कहीं और कर दिया, ईस्ट और साउथ का ध्यान नहीं रखा, तो फिर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, उस केस में फिर अगर अटकते हो और नहीं प्रॉपर्ली डायग्राम बनाया, तो या तो पहले प्रॉपर्ली फिर से डायग्राम बनाओ डायरेक्शन के हिसाब से, अदरवाइज फिर क्वेश्चन को स्किप मार के आगे बढ़ो, वरना इस क्वेश्चन में फंस जाओगे। Okay, so there was some distraction. अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 4 stacks containing an equal number of chips are to be made from 11 orange, 9 white, 13 black and 7 yellow chips. If all of these chips are used and each stack contains at least one chip of each color, then what is the maximum number of white chips in any one stack? Total number of chips कितने हैं, 11 are orange, 9 are white, 13 are black and 7 are yellow. Total number of chips हैं 11 plus 9 20, 13 plus 7 20, total 40 chips हैं, और 4 stacks में इनको रखना है, और every stack should contain equal number of chips, यानी कि 4 stacks होंगे, 4 stacks of 10 chips each।
ओके और क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक स्टैक में मैक्सिमम कितने व्हाइट चिप्स रख सकते हो, मैक्सिमम कितने रख सकते हो। अब एक चीज तो क्लियर है कि हर एक स्टैक में एक व्हाइट चिप तो आना चाहिए। टोटल स्टैक हमारे 4 हैं, हर एक स्टैक में एक व्हाइट चिप तो आना चाहिए, इजंट इट सो। तो अगर हम 3 में मिनिमम कर दें, मिनिमम 1 रख दें और फिर बाकी सारे के सारे व्हाइट चिप्स को 1 में रख दें तो 1 में आ जाएंगे 6। तो मैक्सिमम शुड बी इक्वल टू 6। बट जब भी ऐसा करो तो साथ में ये भी देखो क्या इसके बाद में बाकी चीज़ें पॉसिबल हैं, क्योंकि हर एक स्टैक में टोटल 10 चिप्स हैं और बाकी कलर के चिप्स भी तो आने चाहिए ना। तो अब बाकी कलर के चिप्स अगर रखोगे तो टोटल कितना बचा हमारा, 6 तो यही हो गया, 4 चिप्स और बचे हैं। तो 3 ही कलर हैं तो बिल्कुल 4 चिप्स हो सकता है, 1 1 2 हो जाएगा, कॉम्बिनेशन बिल्कुल पॉसिबल है। ये इसलिए देखना है क्योंकि अगर मान लो कि 4 स्टैक्स होते हैं और हमारे 4 स्टैक्स होते हैं सिर्फ 8 चिप्स के, उसके ऐसे प्रॉब्लम फंस जाता है। अगर 4 स्टैक्स हमारे 8 चिप्स के होते हैं तो फिर 2 ही चिप्स बचते हैं हमारे, जबकि कलर्स 3 बचते हैं, इज दैट सो। तो वहां पे फिर हमें 6 मैक्सिमाइज नहीं कर पाते, फिर हम 5 ही मैक्सिमम रख पाते हैं। क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसान है बिकॉज यहाँ पे 10 चिप्स हो रहा है। अगर 10 की बजाय 7 या 8 चिप्स होता है तो फिर हमें फंसा देता है ये क्वेश्चन। तो दोनों चीजें करनी है, हमें मैक्सिमाइज तो करना ही करना है व्हाइट को, साथ में ये देखना है कि क्या वो जो केस है हमारा वो फिजिबल भी है या नहीं है। इस केस में फिजिबल है तो ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। ओके ठीक है, एग्जाम में भी एग्जैक्टली आई गेस की यही वैल्यूज रही होंगी। अगर वैल्यूज में कोई डिफरेंस रहा हो तो कमेंट में जरूर बताना कि इसकी वजह कुछ और डिफरेंस था, या 10 की बजाय 80 चिप्स हो रहे थे या 9 हो रहे थे। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया होगा कि जितना भी आंसर आ रहा हो बट लॉजिक क्या होगा इस क्वेश्चन का, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। The price of wheat on January 1, 1994 is rupees 20 per kilogram. The rate of inflation in the year 1994 and 1995 are expected to be 8% each. Rate of inflation is 8%. And rate of increase in the price of wheat is observed to be 2% more than the rate of inflation expressed in percentage. तो rate of increase in price कितना है? Inflation 8% है, तो rate of increase in price 2% ज़्यादा होगा, यानी कि 10% होगा। 10% होगा। क्वेश्चन पूछा एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ व्हीट ऑन जनवरी 1, 1996, यानी कि आफ्टर 2 ईयर्स। तो अभी है 20 रुपीज, 10% बढ़ेगा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, 1994 में 20 रुपीज है, 1995 में 10% यानी कि 2 रुपीज बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 22 रुपीज। देन अगेन 10% बढ़ेगा यानी कि 2.2 रुपीज बढ़ जाएगा, 1996 में हो जाएगा 24.20 रुपीज। इजी क्वेश्चन, ऑप्शन बी, क्लियर। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस ऑफ अंकित एंड निकिता is 240 if twice the age of Nikita is more than Ankit's age by 4 years, then what is Nikita's age? तो जैसे अंकित की एज है a और निकिता की एज है n, तो अंकित इंटू n, a इंटू n, दैट इज इक्वल टू 240। ओके, नाउ ट्वाइस द एज ऑफ निकिता विल बी 2n एंड दिस इज मोर बाई Ankit's age by 4 years, यानी कि 2n इज इक्वल टू a plus 4, 2n is equal to a plus 4. So यहाँ से we can say that a is equal to 2n minus 4. पुट कर दो a की जगह 2n minus 4 इक्वेशन में, तो दिस विल बिकम 2n minus 4 into n is equal to 240. 2 कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा हमारा n minus 2 into n is equal to 120. दो नंबर्स हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 का है, मल्टीप्लीकेशन करने पे 120 आ रहा है, नंबर्स होंगे 10 और 12, 10 and 12, तो n विल बी इक्वल टू 12। निकिता की एज ही पूछा है, n की वैल्यू पूछा है, 12 आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है? ठीक है, कोई समस्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर क्रिएटेड व्हेन द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर जॉइंड? हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर क्रिएटेड व्हेन द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर जॉइंड? देयर इज अ स्क्वायर के डायगोनल्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो कितने ट्रायंगल्स क्रिएट होते हैं, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। क्वेश्चन बहुत आसान है बट गलती होने का भी स्कोप है, इसलिए क्वेश्चन है। तो कितने ट्रायंगल्स क्रिएट हो रहे हैं? 1 2 3 एंड 4। 4 तो सीधे सीधे दिख रहे हैं, बट क्या सिर्फ 4 ही क्रिएट हो रहे हैं? देन थिंक अबाउट इट, ये भी तो एक ट्रायंगल है, पड़कू ट्रायंगल, दिस इज ऑल्सो ट्रायंगल जो कि 2 ट्रायंगल से मिलकर बन रहा है, दिस इज द 5th ट्रायंगल। सिमिलरली फर्स्ट और सेकंड से मिलकर 6 ट्रायंगल बनेगा, सेकंड और थर्ड से मिलकर 7th ट्रायंगल बनेगा, और थर्ड और फोर्थ से मिलकर 8th ट्रायंगल बनेगा। टोटल ट्रायंगल हो जाएंगे हमारे 8 हो जाएंगे, और तो कोई ट्रायंगल बन नहीं सकता, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज इक्वल टू 8 ट्रायंगल्स। इज दैट क्लियर? ओके,
दिस विल बी द आंसर। आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। 14 क्वेश्चंस ही मेमोरी बेस्ड हो पाए हैं। और अगर सेशन पसंद आया तो इसको लाइक करना है, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। एंड यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप दैट इज CAT-MBA। एडिशनली आज मैंने एक क्वांट पे मॉक भी प्रैक्टिस के लिए डाला है ग्रुप पे, और उसके सॉल्यूशंस भी अपलोड कर दिए हैं, तो उसको भी चेकआउट कर लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, और साथ में स्नैप का प्लेलिस्ट पूरा का पूरा दैट इज ऑल्सो देयर फॉर योर प्रैक्टिस एंड रिविजन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। उसको भी चेकआउट कर लेना। अगर अब तक नहीं किया है तो, कर चुके हो तो कोई बात ही नहीं है, और अगर नहीं किया है तो जरूर कर लेना। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर। और DI पे भी कुछ प्रैक्टिस सेट्स ऑलरेडी कुछ मैंने अपलोड किए हुए हैं, कुछ और एडिशनली अपलोड करेंगे, तो चेक करते रहना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।